Donald Trump when he was running for presidency. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं, तो उन्हें ये ज्यादा नजर आता होगा। इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वॉज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वॉज अ रोबोट क्लोन। तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पर दिया है, तो राहुल गांधी इस पर भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दें तो बेटर रहेगा। वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और मैं राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहता हूं, हो सकता है उनके दिल में बड़ी कसक उठ रही हो कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, चाइना को भी नुकसान हो गया है। क्योंकि जो चाइना के डिफेंस स्टॉक थे, एनीबडी कैन गो एंड चेक द एविक्स सिस्टम्स, चेंगडू जो PL-15 मिसाइल बनाती है, उसके स्टॉक्स 9% गिरे हैं। J-17 बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 15% गिरे एंड ओवरऑल 20% गिरे हैं जो J-10 और J-17 बनाने वाली एविक्स सिस्टम चेंगडू के कुल जो स्टॉक्स गिरे हैं। और चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है। डिस्पाइट द फुल थ्रॉटल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, स्टिल देयर नेट स्टॉक्स इज लेस डाउन बाय 6 to 7%। और भारत की जितने भी डिफेंस की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। वो HAL जिस पे आरोप लगाते हैं 14% स्टॉक ऊपर गया है। मझगांव डॉक्स का स्टॉक 30% ऊपर गया है। गार्डन रीच और मझगांव शिपयार्ड का 30 to 32% ऊपर गया है। ये तो ओपन में है, ये तो दुनिया देखती है सैटेलाइट पिक्चर से लेके कंफर्म करके किसकी वेपनरी सक्सेसफुल रही किसकी नहीं। तो हो सकता है उधर चीन से करार भी था ना इनका, तो उस करार का प्यार उभर रहा हो और इधर भारत से तकरार उभर रहा हो और उधर पाकिस्तान से अलग एक प्रकार का प्यार उभर रहा हो, तो शायद इसलिए बात कह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यदि वो अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं तो ये उनकी निष्ठा पे गहरा संदेह है। यदि वो अपने जो उनको पॉइंट देने वाले लोग होते होंगे उनके द्वारा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी टीम और उसकी जानकारी के बारे में, कुछ नए लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। अथवा अगर उन्होंने ही ये बात कर रखी है तो मुझे लगता है कम से कम फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। यह था सीधा सरेंडर। अब आप आइए, 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म। यह था टेररिज्म के आगे सरेंडर। 26/11 के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म की मानसिकता के साथ
सरेंडर। 1996 में आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, यह था उनके साथ सरेंडर। अब आप आइए, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके नहीं निगोशिएट किया। अरे लेना तो छोड़िए, निगोशिएट नहीं किया। यह क्या था, 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का हमारे पास थे, वो छोड़ दिया। यह था शिमला में सरेंडर। और यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो शिमला समझौते के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उनके और उनके पिताजी का इस गर्म जोशी से स्वागत हुआ कि जंग हारने के बाद वो डिप्लोमेसी में सब कुछ जीत के आ गए। आई एम कोटिंग द बुक ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आइए, 1965 एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन ताशकंद में समझौता होता है और हम लाहौर से केवल 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। वो और हाजी पीर का दर्रा, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद जैसे कितने शहीदों ने बलिदान दिया, वो सरेंडर कर दिया। 1962 में अक्सई चिन चीन को सरेंडर कर दिया। कहता है ये तो हमें यहां पे कुछ उगता नहीं है। अब भाई जैसे उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था भाई हमारे भी सर पे बाल नहीं उगते, तो ये महावीर त्यागी जी ने कहा था, वो सरेंडर। और 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा है कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स भेजिए, अपने एरोप्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने पायलट्स भेजिए। मींस इन ए वे यू आर गिविंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू द यूएस एंड इट इज डिक्लासिफाइड इन 2010। यह था सरेंडर। 1960 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को सरेंडर। 1948 पीओके यानी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर। और 63 में जब सक्षम वैली चाइना को दे दी थी पीओके ने, तब तो हम कम से कम सिंधु समझौता रद्द कर देते। और 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना के आगे 1/3 ऑफ द कंट्री सरेंडर। तो इनकी नीति क्या रही? इनकी नीति यह रही कि 48 में आधा पीओके चला गया, और 62 में चीन के साथ क्या क्या चला गया, और 65 में हाजी पीर का दर्रा खो गया, और शिमला में पीओके भी खो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। वैसे देखिए, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था, उनके दिल में कितना इंडिया है ये ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। जिसे कहते हैं, एक कहावत होती है ना, बगल में छुरी मुंह में राम। तो नाम इंडिया, दिल में पाकिस्तान। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चन्नी साहब भी तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोल चुके हैं, देखिए कैसे पाकिस्तान कोट करता है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल चुके हैं। उसी श्रेणी में अब भगवत मान जी भी बोलने लगे। और वैसे भी तो वो ये पार्टी, वो वाली पार्टी है ना जिसने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था। तो मुझे लगता है ये लोग जो बोलते हैं इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये आदतन बोलते हैं और फितरतन बोलते हैं। जहां तक कौन देश के विरुद्ध काम कर रहा है, जांच एजेंसियां इस विषय को गंभीरता से रखती हैं। किसी नेता के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, येवगेलिना एल्बेटस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, वसेली मित्रोकिन्स की किताब मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी बैजमनेव का टीवी पे दिया गया इंटरव्यू 2005, और जोसेफ क्रॉलिस एक्स सीआईए डायरेक्टर की किताब इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, और बहुत कुछ है उसमें पढ़ें तो मुझे लगता है आप लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। पर फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने जो नाम इंडिया रखा था, वो अब पूरी तरीके से नकाब उतर गया है उसका। जैसे पाकिस्तान में पीपीपी पार्टी है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मुखौटा इंडिया था और दिल में पाकिस्तान था। अब एक के बाद एक वो छिलका उतरता चला जा रहा है
और बात बिल्कुल साफ होती चली जा रही है। तो जो मैंने बात बोली थी, वो जो पंक्ति कही थी, उसी के आगे की पंक्ति बोल देता हूं। मैंने कहा था ना, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। आगे इंडिया गठबंधन के लिए रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। ये इंडिया का नाम कितना कच्चा था, ये अब उतरता चला जा रहा है इस गठबंधन के नाम में जो भारत का नाम लेने का प्रयास किया था।